तमाम लोग खड़े हो जाएंगे नेशनल। आज के इस चर्चागढ़ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हम आप सभी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी श्री फैजान जी से अनुरोध करता हूं कि वो बिल को चर्चा में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस परिचर्चा में मुझे सम्मिलित किया। आज ये सदन नई शिक्षा नीति पर बहस के लिए आयोजित है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा किसी भी देश की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। मैं गांधी जी के उस कोट से शुरू करूंगा, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि आपके संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो। जब मैं इस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह नई शिक्षा नीति संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को आगे ले जाने वाली शिक्षा नीति है। अध्यक्ष जी, मैं इस शिक्षा नीति के एक एक ड्राफ्ट, एक एक पॉइंट्स को आपके बीच रखूंगा तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल गांधी के दर्शन के अकॉर्डिंग है। मेरे पास दो मॉडल्स हैं, एक गांधी का मॉडल है, एक प्लेटो का मॉडल है। प्लेटो की जो शिक्षा नीति है, उसका जो प्रारंभिक सत्र है, उसका जो प्रारंभिक स्टेज है, उस शिक्षा नीति में उसकी भी छाप है। तो वही गांधी का जो दर्शन था, गांधी की जो फिलॉसफी थी, उसकी भी छाप इस शिक्षा नीति में दिखती है। मैं इस शिक्षा नीति को डीपीएसपी, जो भारत सरकार का राज्य, हमारे संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि हमें भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी के प्रमोशन के लिए काम करना है, और हिंदी के प्रमोशन के बगैर हम भारत को जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा नीति हिंदी के प्रमोशन की शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति उस पुरानी व्यवस्था को परिवर्तन करने की नीति है जिसमें 10+2 की बात की गई थी। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो 10+2 वाली जो नीति थी, इसने हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक बड़ा होल किया है। हमारी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी, उसमें बहुत बड़ा जो एक होल था, वो 10+2 शिक्षा नीति के जरिए था। और जो हम ये घिसी पिटी 1986 की जो शिक्षा नीति पर अमल कर रहे थे, उसको बदलने वाली शिक्षा नीति है, जिसमें 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया है। ये शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रमोट करने की नीति है। ये शिक्षा नीति भारत को वैश्विक पटल पर ले जाने वाली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में जहां पर हिंदुस्तान को ग्लोबल लीडर बनाने की बात की गई है, ग्लोबल लीडर बनाने की कवायद है इस शिक्षा नीति में, वहीं क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। इस शिक्षा नीति में 6 क्लास के बाद से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की बात की गई है। पुरानी जो शिक्षा नीति थी, उसमें हम 10 से पहले इंटर्नशिप और वोकेशनल कोर्सेज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति ने हमारे सामने 6 क्लास से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप की व्यवस्था की है। इससे हमारे देश के जो छात्र हैं, उनको 6वीं कक्षा से ही, 6वीं क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। मैं इस ड्राफ्ट को जब आगे पढ़ता हूं तो हमें एक बात देखने को मिलती है कि 5 क्लास तक लोकल जो लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन की बात की गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास चाइना और जापान का मॉडल है। चाइना और जापान जैसे कंट्रीज इस वजह से आज इतने आगे हैं क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में होती है। जब तक हम लोकल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने टैलेंट को नहीं निखार सकते हैं। और ये शिक्षा नीति उस टैलेंट को निखारने वाली शिक्षा नीति है जो 5वीं क्लास तक लोकल लैंग्वेज के प्रमोशन की बात करती है। अध्यक्ष जी, इसका एक और फीचर है, इसमें 10th के बाद जो स्ट्रीम का सिस्टम होता है, आप एक ही संकाय में पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इतिहास के अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं।
मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बता देना चाहता हूं कि इस शिक्षा नीति ने स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया है। अगर आपको इतिहास में रुचि है और मैथ्स में भी रुचि है तो आप 10th के बाद इतिहास भी पढ़ेंगे और मैथ भी पढ़ेंगे। आपको अब स्ट्रीम की बाध्यता खत्म कर दी है इस शिक्षा नीति ने। इस शिक्षा नीति ने हिंदुस्तान के छात्रों को, भारत के बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाने की तरफ कदम बढ़ाने की में रहनुमाई की है, मार्गदर्शन किया है। 6th क्लास से ही कोडिंग की व्यवस्था की गई है। अब हमारे बच्चे 6th क्लास से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग से फेमिलियर होंगे और उनको ये जानकारी 6th क्लास से ही मिलने लगेगी। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में जितने कंटेंट हैं उसको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की बात की गई है। लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो हर कंटेंट को अपनी भाषा में समझ सके और उनकी जो समझ है वो दीर्घ हो सके, उनकी जो समझ है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बता देना चाहता हूं कि सरकार अब शिक्षा पर, नई शिक्षा नीति पर 6% जीडीपी खर्च करने जा रही है। 6% जीडीपी सरकार करने जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में सुसाइड के केसेस, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो सुसाइड के केसेस होते हैं, कई बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर में सुसाइड करते हैं। इस शिक्षा नीति ने बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को खत्म करने का काम किया है। अब नई व्यवस्था के अनुसार सरकार साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा ले सकती है। बोर्ड का जो पैटर्न था वो काफी इजी कर दिया गया है। अब इससे छात्रों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था कि वो 2 या 3 महीने की पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम पास कर लेते थे या फिर 2-3 महीने की वो पढ़ाई करते थे, अब वो पूरे साल पढ़ाई करेंगे। इससे हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगा। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों वाला देश है, लेकिन आज फिर भी हमारे देश में हम ओलंपिक में सबसे कम मेडल्स लाते हैं, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी कम मेडल्स लाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को पीछे रखा है। हम उसको मेन सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। खेलों के प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है पुरानी सरकारों के द्वारा। पुरानी जो नीतियां थी वो खेलों के प्रमोशन में बहुत ज्यादा काम नहीं करती थी। इस वजह से हम कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियंस गेम्स हो या फिर ओलंपिक गेम्स हो, काफी कम मेडल्स लाते थे। हमारे पास अमेरिका का मॉडल है, हमारे पास चाइना का मॉडल है। अब सरकार कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सब्जेक्ट में लाने जा रही है। अब भारत भी अमेरिका और चाइना के साथ खड़ा होगा ओलंपिक में और उनके बराबर मेडल जीत करके लाएगा। अध्यक्ष जी, इस शिक्षा नीति में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस शिक्षा नीति को गांधी के दर्शन और प्लेटो के दर्शन का सम्मिश्रण मानता हूं, मिक्सचर मानता हूं। और यह शिक्षा नीति भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने जा रही है। भारत के बच्चे को, भारत के स्टूडेंट को एक ग्लोबल सिटीजन बनाने जा रही है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं शिक्षा नीति का अनुसरण करके। बहुत बहुत धन्यवाद सदन का, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। मैं अनुरोध करूंगा श्री करीमी से कि वो अपने ख्याल रखें। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। हमारे माननीय लीडर साहब ने नई शिक्षा नीति के बातों को पूरे डिटेल से बताया कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ जाने की कोशिश में हैं। ये शिक्षा नीति 640 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ याद भी किए गए हैं वो शख्सियत जैसे चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, पतंजलि, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। याद किए गए हैं चाणक्य नीति और सबसे बड़ी बात याद किए गए हैं वो तक्षशिला, वो नालंदा, जो हमारे अतीत, जो हमारे पास्ट को जो अतीत में ऐसे पहुंचाया जो भारत को विश्व गुरु की तरफ ले गया हो। और आज उसी मसौदे के तहत एक नया सवेरा हमारी नई शिक्षा नीति बता रही है। जो हम एक बार अतीत में जो विश्व गुरु थे, आज भी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहलाते थे, जो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है दुनिया को। और आज हम कहाँ हैं?
उसी नए तरीके, उसी पुराने अतीत को साथ रखते हुए, याद करते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति में मिशन तक्षशिला को याद किया गया है। मिशन तक्षशिला के तहत एक हायर इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो हमारे लीडर साहब ने भी इसकी व्याख्या की है। किसी भी देश का पैमाना शिक्षा व्यवस्था ही होती है। शिक्षित भारत ही विकसित भारत का निर्माण करेगा। 21वीं सदी में भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति दी गई है। 1835 में मैकाले मैन्यूट और 1935-36 में गांधीवादी विचारधाराओं ने जो फंडामेंटल बुनियादी शिक्षा को बताया, बुनियादी ढांचों को तैयार किया। पहली बार शिक्षा नीति 1968 में आई आजादी के बाद। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय, 1992 में थोड़ा चेंज किया गया नरसिम्हा राव ने, उससे नई शिक्षा नीति नहीं मानी गई। 2020 में जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में और हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, श्री शाहिद सिर्फ 1 मिनट और बचा हुआ है वक्त आपको। तो कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। नई शिक्षा नीति हमें पुराने अतीत को दर्शाते हुए एक विश्व गुरु के पटल पर ले जाने के लिए अग्रसर है, जो एक हिंदुस्तान के लिए एक नया सवेरा की तरफ है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि दूध में जितनी अच्छी जोरन डाली जाए उतना अच्छा दही जमेगा। वही कंसेप्ट अभी हमारे साथ जाएगा। और मान्यवर ये शिक्षा नीति हमें नया सवेरा की तरफ अग्रसर कर रही है। शुक्रिया महोदय, शुक्रिया सभापति महोदय, बाकी सब हमारे लीडर साहब ने बताई दिया। धन्यवाद श्री करीमी जी। मैं अनुरोध करूंगा मुर्तजा हसन से कि वो अपने ख्याल रखें। अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ रूलिंग, आपको बता ही चुके हैं कि NEP पे हम किस किस चीज को जोड़ रहे हैं और किस किस चीज को हम अलग कर रहे हैं, आपको विस्तार से बता दिया है। मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक शेर के जरिए मैं सदन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, कश्ती है भी जर्जर एक ऐसा सफर है। इसमें NEP में जो सबसे पहली बात है, इससे पहले हमें 4.5% GDP मिल रही थी 70 सालों से, लेकिन इसमें भी 3% से कम ही हम GDP का इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि 6% GDP पर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका एक और पॉजिटिव थिंग्स है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तौर पर एडमिशन फी, स्कूल फी, हर तरह की चीजों लेकर थे। लेकिन हमारी सरकार इस बात पर जोर दिया है कि अब मनमानी तौर पर कोई भी प्राइवेट स्कूल फी नहीं ले सकेगा। इसमें जोड़ा गया है कि वो उसको बता दिया जाएगा कि आप 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 10+2 के लिए आप इतना ही मुकर्रर फी ले सकेंगे। अगर इससे ज्यादा कोई फी ले रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं आपको आपके जरिए सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीसरा पॉइंट है कि वोकेशनल, इसमें बच्चे तरह तरह के स्टार्टिंग से ही अपने काम को निखारने के लिए, अपने जो एबिलिटी है उसको निखारने के लिए वो आगे बढ़ेगा। आप शांति रखिए। ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। बराए मेहरबानी नेता श्रीमान संभव रखें। नेता श्रीमान
प्लीज श्रीमान बराए मेहरबानी, श्रीमान प्लीज धन्यवाद जी। आप बस 30 सेकंड में अपनी बातें कंक्लूड करें। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चे के अंदर अपने आप को सलाहियत निखारने का मौका दिया जाए। इसमें दूसरी बात बच्चे को आपको मौका दिया जाएगा, आपको जोर दिया जाएगा कि किसी स्कूल पर श्रीमान प्लीज कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उसको ऑपोजिट बच्चे को भी, स्टूडेंट को भी उसका नंबर देना होता है। धन्यवाद, आपस में नंबर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 30 सेकंड का मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत धन्यवाद। 30 सेकंड का मैं अपनी बात को बहुत जल्द इंक्लूड कर दूंगा। इसमें स्टूडेंट को जो है एक से दूसरे से उसका दुर्व्यवहार करने का मौका नहीं रहेगा। इसलिए एक से एक स्टूडेंट को उसको नंबर देने का किया गया है। तो श्रीमान बस धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आप ये जो विपक्ष के जितने एमपीज हैं, आप लोग एक बार मतलब इनको गाइड कर दे कि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, ये लोग हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे सदस्य को बोलने के लिए। अगर संसद में हम संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी, अगर संसद में हंगामा होगा, अगर संसद में हंगामा होगा, अगर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। माननीय आप बैठे प्लीज कॉपरेट। अगर इस तरीके से हंगामा होगा, संसद नहीं चल पाएगा, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। आपको मौका दिया जाएगा, आपको प्लीज कॉपरेट। देखिए ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, अपोजिशन वालों का मेरा साथ सुनने के लिए ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज रिकॉर्ड पे नहीं है चीजें। धन्यवाद जी। टीचर को 4 साल का स्किल ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। धन्यवाद शिक्षित किया जाएगा। हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, बराए मेहरबानी का तो ख्याल। धन्यवाद। श्री सोहरा बालम जी। विपक्ष नेता देखिए, आप लोगों को समय दिया जाएगा, प्लीज कॉपरेट। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ विपक्ष के एमपीज को कि गले में आवाज हमारे भी है, हम भी बोल सकते हैं जोर से। कृपया करके बीच में न बोले, आपको भी मौका दिया जाएगा। महोदय, ये सदन का अपमान हो रहा है। अगर माननीय देखिए, अगर हमें सदन को स्थगित करना पड़ जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सदन स्थगित करना पड़ जाएगा। ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, श्री आरिफ रिकॉर्ड पे नहीं है जी, चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, प्लीज चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है। अगर सदन में हंगामा होगा, हमें सदन स्थगित करना पड़ जाएगा। जी अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया। जैसे मैं मोहम्मद सोहरा वाला विपक्ष को माइक दिया जाए। जी भाई, उनको भी मौका दिया जाएगा। आप चेयर को बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप चेयर पे आपने हमें मौका दिया कुछ बोलने का। जैसे कि हमारे रूलिंग लीडर ने पूरे एनईपी को अच्छे से विस्तार से आपके सामने पेश किया है। मैं इसके कुछ पॉइंट को आपके सामने रखूंगा। किसी भी देश की जो शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो नर्सरी से होती है। और यहाँ पे जितने भी एमपीज हैं, जितने भी लोग हैं, आप याद करते होंगे कि जब आपको बचपन में स्कूल भेजा जाता होगा तो जबरन आपको स्कूल भेजा जाता था, क्योंकि आपको ये डर लगता था, इतना डर लगता था कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है कि एक बाप अपने बेटे को स्कूल लेके जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक कसाई एक बकरे को लेके जा रहा है और उसको खींचते हुए लेके जा रहा है। तो उस बच्चे ने पूछा
कि अब्बा जान ये बकरा कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वो बच्चा वो उसके अब्बा कहते हैं कि वो कसाई उसको काटने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बच्चा जवाब देता है मुझे लगा कि वो स्कूल लेके जा रहे हैं। आप मुद्दे पे बोलिए, आप मैं मुद्दे पे मुद्दे बोलिए, पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं अध्यक्ष आप मुद्दे पे महोदय, बोलिए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया जाए। प्लीज प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। सुनने की हिम्मत तो रखिए पहले। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि बच्चों के मन में स्कूल का डर इतना लगा हुआ रहता था कि उसको लगा कि बकरे को भी स्कूल लिया जा रहा है। अब इस एनईपी में ये नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्ट होगी तो प्लेइंग स्कूल से होगा। जो 5+3+3+4 में जो दिया गया है कि 3 साल जो होंगे बच्चे स्कूल में जाके सिर्फ खेलेंगे, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि उसको घर में पहले क्या होता था, घर में रहेंगे, कंचे खेलेंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे, वहां जाके खेलने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो डरते थे। स्कूल में उसका डर लगता था। आखिरी के 30 सेकंड है। जी अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक और पॉइंट को रखे कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की गई है 8th क्लास से ही। मैं एक शेर के साथ पुराने जो नीति है उसका एक बात बता रहा हूँ कि सारी बस्ती कदमों में है, ये भी एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़ के जो भी है सरकारी है। कॉलेज के सब लड़के चुप है, कॉलेज के सब लड़के चुप है, कागज की एक नाव लिए चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेकारी है। अब ये बेकारी नहीं होगी क्योंकि हर बच्चा धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। श्री शाहनवाज आलम, श्री शाहनवाज आलम, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के मध्य में उपस्थित अध्यक्ष महोदय को अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ मैं विपक्ष में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि वार्तालाप करें, विवाद ना करें, क्योंकि ये अमूल्य समय आपको दिया गया है ताकि देश की तरक्की में आप एक योगदान दे सके। इसीलिए आप इस वक्त को गलत तरीके से बर्बाद ना करें। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं महोदय, देखिए प्लीज प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी मुंह में जबान रखते हैं। जी प्लीज प्लीज हम लोग भी मुंह में जबान रखते हैं। ये चीजें बोले नहीं ना, आप चेयर पे एड्रेस कीजिए, आप चेयर पे एड्रेस मैं बोलना चाहता हूं माननीय महोदय से अनुरोध है, आपको वक्त दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। आप सिर्फ चेयर पे एड्रेस कीजिए, सिर्फ चेयर पे एड्रेस कीजिए। मैं बोलना चाहता हूं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम अपनी बंदिशों में बंद कर रह जाए तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति लाई गई है, इससे पहले भी मौलाना आजाद ने, जब देश की हालत वैसी थी, जब एक सुई को नहीं बनाया जा सकता था, तब उन्होंने यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है। वैसी शिक्षा व्यवस्था को अपनी शिक्षा नीति से लाने का काम किया है। देखिए, इससे पहले सुन लीजिए श्री शाहनवाज, आप चेयर को बोलिए, आप चेयर पे। इससे पहले 1986 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी, उसका उद्देश्य था कि हर बच्चों को एक्सेस मिले ताकि वो वहां जाकर पढ़ाई कर सके, हर किसी को इक्विटी मिले, यानी कि जिसको जितना जरूरत है उसको उतना सुविधा मुहैया हो। लेकिन वर्तमान दौर में ये चीजें तो मिल चुकी हैं, लेकिन अब क्वालिटी से कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंजीनियर हैं जबकि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। आज देश में जॉब क्राइसिस है, तो अगर इसी एजुकेशन सिस्टम से हम आगे बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने जो शिक्षा व्यवस्था उसमें बदलाव की जरूरत है। महोदय मैं बात करूं कि 814 साल के बच्चों के लिए 8 2009 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। हम लोग इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, जिसमें 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का काम करेंगे। महोदय मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें 10+2 फॉर्मेट को अपनाया गया है, और प्राइवेट स्कूल में नर्सरी जो भी हो 3 साल का फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है, तो हम इसको बदलकर महोदय 5+3+3+4 फॉर्मेट अपनाए हैं, जिससे
जो बच्चा है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो बच्चा है वो जो सब्जेक्ट की दीवार है उसको तोड़कर मल्टीडिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है उसको हासिल कर पाए, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिए है। आजकल देखा जाता है कि मैथ जो है उसे रट कर लोग पास कर जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। उसको दूर करने के लिए इस बिल में हमने 2 तरह के मैथमेटिक्स को दिखाया है। एक उन लोगों के लिए है एक उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स है जो जिनको लगता है बहुत ज्यादा उनको दिलचस्पी नहीं है, और दूसरा हायर मैथमेटिक्स है। यही नहीं महोदय, मैं बोलना चाहता हूं कि साल में 2 बार एग्जाम करवाने का भी इसमें बताया गया है, ताकि अगर एक बार कम नंबर आए तो वो दूसरी बार प्रयास कर सकता है, क्योंकि एक एग्जाम से मेरा मानना है कि किसी भी छात्र के उपलब्धि को आंका नहीं जा सकता। महोदय, मैं यह भी बता दूं कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें समेटिव एजुकेशन पर, समेटिव असेसमेंट पर ही जोर दिया गया है, जबकि ये शिक्षा नीति में हमने अलग अलग माध्यमों से छात्रों को आकलन करने का सोचा है, जिसमें फॉर्मेटिव पर जोर दिया जाएगा, इसमें 360 व्यू पर जोर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो इस चीज में अगर सही नहीं है तो उसे फेल कर दिया जाए, बल्कि हो सकता है वो दूसरे अपने दिलचस्पी के अकॉर्डिंग कुछ दूसरे क्षेत्र में अच्छा कर सकता हो। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो दाखिला होता है आजकल उसमें भी बहुत ज्यादा धांधली होती है। उसके लिए हमने NTA नाम का एक संगठन बनाया है जो उसको करेगा। इसके साथ ही महोदय मैं बोलना चाहता हूं कि जो क्रेडिट बैंक है उसकी स्थापना की गई है, ताकि जो तलबा है वो एक जगह से जाकर दूसरे जगह क्रेडिट को ट्रांसफर कर सके। और बड़ी बात यह है कि UG है उसमें 3 और 4 साल के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बच्चा अगर बीच में भी छोड़ना चाहे तो वो दूसरे कोर्स को में जा सकते हैं। यानी बहुत सारे एंट्री और एग्जिट का माध्यम हमने छात्रों को दिया है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। श्री एहतशामुल हक। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही करते हैं, आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकते हैं जिनका चेहरा साफ हो। महोदय, ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है। आईने के सामने बैठने की हिम्मत रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है महोदय, ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। श्री जमीर प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। आपको प्लीज 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 श्री महोदय, माननीय महोदय प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। देखिए, अगर इसी तरीके से सदन में हंगामा रहेगा हमें कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाएगा। प्लीज नो नो नो, प्लीज आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। जी श्री शामिल है, प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। अध्यक्ष महोदय, मैं मौलाना आजाद के कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ। मौलाना आजाद ने कहा था, दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। मौलाना आजाद के इसी सपने को लेके महोदय मैं बताना चाहता हूँ, मौलाना आजाद के इसी सपने को लेके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद लाने का काम किया है। पहले क्या होता था, 6 से 8 साल के बच्चे 90% ड्रॉप आउट, 90% आते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे। उसके बाद 8 से 9, 10 क्लास तक आते आते 75% बचते थे। 11, 12 में आते आते 56% तलवार बचते थे, बाकी 44%। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है महोदय कि इतने परसेंट तलवा इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते थे क्योंकि उनको मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री का जो प्रावधान था वो नहीं मिला था। क्योंकि क्या होता था, तलवा के पास तालीम को हासिल करने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्या घर में मजबूरी होती थी, मल्टीपल नहीं होती थी। महोदय मैं बताना चाहता हूँ, जो ड्रॉप आउट तलवा है 2030 तक 6 से ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही हैं, ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जा रही हैं। श्री साहब, ये रिकॉर्ड पे नहीं है। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट।
महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है 2030 तक जो हिंदुस्तान में 6 से 17 साल के 3 करोड़ 22 लाख नौजवान हैं और बच्चे हैं, उनको 100% 2030 तक तालीम मुहैया कराने की और क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने की। महोदय, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप चेयर पे एड्रेस कीजिए। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ एक ऐसा दौर था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैथ पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले तलबा को एडमिशन दिया जाता था, लेकिन महोदय आज मोदी जी की अध्यक्षता में, मोदी जी के नेतृत्व में इसमें खेल कूद को भी प्रमोट किया जाएगा। आप योगा भी करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर डिबेट की भी सलाहियत है तो आपको मौका दिया जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ धन्यवाद। क्या होगा, डीजे के बारे में बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी तुम्हें मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। श्री अबू तालिब, 1 मिनट में देना चाहता हूँ। महोदय, पहले क्या होता था, टीचर के लिए 4 साल कोर्स लाया जाएगा। पहले क्या होता था, गांव में कहावत है, कुछ नहीं बने तो टीचर बन जाओ, लेकिन अब क्या होगा, 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद धन्यवाद। श्री अबू तालिब जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य आपका समय खत्म। माननीय सदस्य आपका समय खत्म। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज हमें आपके सामने अपनी बात एजुकेशन पॉलिसी पर रखने का मौका मिला है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के लिए अगर हम कहें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़े कवि गुजरे हैं, इकबाल, उन्होंने कहा है, तालीम ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने। तो जरूरी है कि हम इस तालीमी पॉलिसी पर अच्छी तरह बात करें और उसको हम समझा देना चाहते हैं कि इसे क्या बेनिफिट है और ये हम क्यों ला रहे हैं। अगर बात करें कि ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये दरअसल 1986 की तालीमी पॉलिसी की जगह पर लाया गया। यानी आप देखिए तो इसमें तरमीम 86 की जगह 92 में भी हुआ था, लेकिन जब हम गवर्नमेंट में आए तो हमने एजुकेशन के सिलसिले में बहुत गौर किया है और हमने इस गौर में यही नहीं कि हमने अपनी मनमानी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें मनमानी नहीं की है, हमने मुशावरत बिठाई है, हमने लोगों से सहयोग लिया है। और अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय, 70 साल हमने अपोजिशन को मौका दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अध्यक्ष महोदय। और हम आपको बता दें अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डेटा है, हम इस डेटा के बेस पर बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने जब ये मुशावरत बुलाई तो उसमें 250 लाख पंचायतों, 66,000 ब्लॉक, 6,000 शहरी बलदियाती इदारों और 6,000 जिलों से तजावीज हासिल किया अध्यक्ष महोदय। ये डाटा गलत नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस बेस पर अगर आप देखें तो ये एजुकेशन पॉलिसी निहायत कारगर है। अध्यक्ष महोदय, 2016 से यह तालीमी पॉलिसी का अमल जारी है और हमने 3 साल इस पर निहायत इत्मीनान के साथ गौर किया और फिर हम आए लोगों के सामने ला रहे हैं। उसके क्या क्या फवायद हैं, कम से कम हम 2-4 पॉइंट आपके पास रखेंगे अध्यक्ष महोदय। अगर हम बात करें स्कूल की, सर मैं उसी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं उसी स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप पहले सुन तो लें, धीरज रखिए, अपोजिशन को धीरज रखना चाहिए।
अपोजिशन चाहती नहीं है सुनना। सुनिए प्लीज कोऑपरेट। श्री अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें एजुकेशन पॉलिसी जो स्कूलिंग लेवल की है, आपने देखा कि 5+3+4 का है। 5+3+3+4 का है। सबसे पहले तो समझिए सर, 5 साल का मरहला बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें 2 कैटेगरी है सर, उसमें समझिए कि उसमें 2 कैटेगरी है। आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप सुनिए, हम आपको बताएं कि सबसे पहले 3 साल स्कूल माननीय आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। अध्यक्ष महोदय, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज इसके 2 हिस्से हैं। प्लीज कोऑपरेट। जो प्री स्कूल है, प्लीज हमें सदन की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय, हमें 5 साल का मरहला बहुत अहम होता प्लीज है। कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। अध्यक्ष महोदय, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए आप सुनना नहीं चाह रहे। आप सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए। प्लीज कोऑपरेट। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए 5 साल का मरहला निहायत ही अहम होता है, वहीं से बच्चे संवरते हैं और बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्कूल का 3 साल दिया गया है और 2 साल क्लास के लिए। पहला मौका है जब प्री स्कूल की पॉलिसी को हमने नाफिज किया है। ये अहम इसलिए है कि आज के बच्चे पैदा होते ही टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी को शुरू से अहमियत दी है और हम ये चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की बदौलत हम पूरी दुनिया में अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर सकें। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। थैंक यू। श्री नसीम अंसारी, अध्यक्ष जी 1 मिनट, हमारे जो मेंबर्स पॉइंट्स रख रहे हैं, तो ये लोग हल्ला करके हमारे मतलब पॉइंट्स को ये लोग वो कर रहे हैं, हम डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं आईना हूं, मैं अध्यक्ष जी, आप चेयर का एड्रेस कीजिए। अध्यक्ष जी मैं आईना हूं, आप चेयर का आईना हूं, दिखाऊं प्लीज। मैं अध्यक्ष जी, एक मिनट मैं आईना हूं, दिखाऊं लगा चेहरे। भारतीय संसद के अनुरोध, भारतीय संसद के अनुरोध, भारतीय संसद के अनुरोध, संसद को 2.5 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो देश है वो मल्टी लैंग्वेज है। यहाँ आपसे अनुरोध है कि आप झूठ के सिवा असत्य का लफ्ज प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड, नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड है। अध्यक्ष महोदय, नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड है, झूठ नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये जो NEP है इसमें मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत सारे लैंग्वेज से मिलकर बना है। इसमें जो जितने भी लोग रह रहे हैं वो अलग अलग एरिया से और अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस NEP में हमारे क्षेत्रीय भाषा को, हमारी मातृभाषा को और साथ में फॉरेन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया। अगर कोई बच्चा है वो मादरी लैंग्वेज में जो बुनियादी तालीम है वो हासिल करे, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज हासिल करे, वो भी आ जाती है इसमें। उसके बाद ये जो 5+3+3 मॉडल है, +4 मॉडल है, उसमें जो 5 मॉडल में ये कहा गया कि बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर असेसमेंट जो होती है बहुत होती है, जो सालाना होती थी, लेकिन इसमें जो कहा गया कि इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी और उसका अचीवमेंट जो होगा वो हॉलिस्टिक होगा। इसमें क्या है, अभी महोदय सुनिए, महोदय आप चेयर का एड्रेस कीजिए। महोदय, आप चेयर का एड्रेस कीजिए। महोदय, इसमें यह कहा गया है कि जो ऐसे रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएगा, उसके साथ साथ सब पार्टी भी उसके जो कलीग्स होंगे, उसके क्लासमेट होंगे, वो भी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, साथ में उसके टीचर बनाएंगे। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा, वो एक पूरे होलिस्टिक होगा और ये जो बात होगी बहुत ही अच्छी होगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की चॉइस होगी, यानी हम अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं 12th के बाद या उससे पहले। वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है,
ताकि हमारा जो ये है, जैसे बहुत सारे लोग हैं गरीब है या ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वोकेशनल करके वो अपने आप को रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। इससे पहले जो एनईपी आई थी, कांग्रेस सरकार में आई थी, उसमें वोकेशनल की बात नहीं कही गई थी, लेकिन इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात इसलिए करी ताकि हम बुनियादी जरूरत, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है पेशेवराना, उससे हम उसको जोड़ सके। और इसमें जो चार्टर, माननीय सांसद आप बैठे प्लीज, आप प्लीज बैठे। महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आप बैठे प्लीज, प्लीज कोऑपरेट प्लीज। आप प्लीज। अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष महोदय, इसके हायर एजुकेशन में जो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। अध्यक्ष महोदय, इस एनईपी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम की बात की गई, यानी कि अगर हम कोई सिस्टम, मिसाल के तौर पे मैं बीएड कर रहा हूँ या एमएड कर रहा हूँ या अदर कोई कोर्स कर रहा हूँ, 30 सेकंड आ आपके पास, अपनी बात पूरी। अदर जो कोई कोर्स कर रहा हूँ तो उसमें अपने चॉइस से चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया या फिर और अदर कोर्स है, कहीं से भी हम ले सकते हैं और उसको लाके अपने सिस्टम में ले, अपने मन जो है, ये नहीं कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, इसमें बर्डन से दूर किया गया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। श्री आरिफ, श्री आरिफ। स्पीकर सर, वेरी गुड प्लीज, प्लीज कोऑपरेट स्पीकर सर, आई एम मोहम्मद अली। स्पीकर सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी to speak in this blind blind people. शब्द का प्रयोग by the medium of you, speaker, प्लीज, प्लीज, by the medium of you, I want to tell you, by the medium of you, I want to tell you, देश संकट में है, कुछ तो तरस करो तुम लोग, देश संकट में तरस करो। Speaker sir, I want to tell you about this NEP. I want to tell you about the national new education policy and what it focuses on. It focuses on the online education. We have seen in these 2 years the pandemic that hit this country. You have not any module. These guys have not any module. No, these things are not on the record. These things are not on the record. I want to give the advantages. Please cooperate. Please, honorable member, please cooperate. Honorable member, please cooperate. During the course, we can leave between the 2 years and we can get the diploma degree, certificate degree. Between the 2 years, we can hold our degree course in any time, at any time. Speaker sir, I want to focus on the native language. How in 17 years these opposition have killed our native language. We know that English is also known as the killer language. We know English is a killer language. Opposition never focused on the native language. I just start saying that if a child grows with the skills of native language, then its psychology and mental skills grows very efficiently. But opposition never focused on native language. Speaker sir, from the beginning of you, I want to tell this house that in this NEP, native language is focused. If a child is grow with his native language, he will gain extra skills, he will gain extra motivation power from the native language. It will also influence our country members, our country people. We will not go through any research in German language. We will not go through the English language, which is known as the killing language. It will also lead to the development of the country. Speaker sir, I want to tell you, these oppositions are really so much illiterate. They have never studied. If they have studied, they have not raised any voice against it. They will not. एक मिनट अपनी बातों को पूरा कीजिए। Speaker sir, I want to tell you that. Speaker sir, it also focuses on the 10+2 and plus extra under surveillance under government policy. In the past government focuses only on the children only toward the intermediate level.
but our government through this policy will focus after 10+2 also. Speaker sir, where these are the oppositions were there when in their government after 10+2 employability was not there. Speaker sir, in this NEP online education is promoted. Through this employability will also increase for the teachers. Speaker sir, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर सर, यहाँ पे कोई पार्टी का नाम ना लें, क्योंकि हम लोग माननीय आप बैठे प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष जमीर हसन से कि वो काउंटर पॉइंट रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सदन में हमारे साथी कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो संपूर्ण सरकार है, वो जो चाहे पास कर लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस पे अपनी टिप्पणी कर सके। और महोदय, हमारे साथी अभी कह रहे थे, मंत्री जी कह रहे थे कि मुंह में जबान रखते हैं। शायद इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ महोदय, जो ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है आपके पास सामने होगा, आप उस ड्राफ्ट के पेज नंबर 17 को चेक कीजिए। यही कारण है कि मुंह में जुबान रखते हैं, स्वाद की बात करें। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जी प्लीज आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जब महोदय आप मत बोलिए जी। नई शिक्षा पॉलिसी जो है, ये सो कॉल्ड नई शिक्षा पॉलिसी जो है महोदय, ये शिक्षा पॉलिसी नहीं है, ये एम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एक नीति है। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ महोदय कि आप एक बार चेक कर ले। ड्राफ्ट में पेज नंबर 17 कहा गया है, नेशनल टेक्स्ट विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। आइसक्रीम सर्व किया जाएगा, वैनिला लेंगे या ऑरेंज। चलिए, आप लोकल कंटेंट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं महोदय। हमारा जो इतिहास रहा है और आज हम इस सदन में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी है, हमारी मौजूदगी है, यहाँ तक कि मंत्री जी की जो मौजूदगी है, अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी, बाबा और हमारे जो पूर्वज मौलाना आजाद साहब थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो मिठास थी, उसका जो नबी लहजा था, उसको इस फ्लेवर के नाम पे, लोकल कंटेंट के नाम पे महोदय एक साजिश रची जा रही है इस बिल के तहत, और उस नफरत को लाया जा रहा है, वैसे लोगों की विचारधारा को लाने की कोशिश की जा रही है इस नए बिल के माध्यम से। फ्लेवर के नाम पे उस जहर को घोला जा रहा है इस नए एजुकेशन बिल में महोदय। इसका हम विरोध करते हैं और सदन में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं महोदय कि आपको भी इसके विरोध में बोलना चाहिए और खड़े होना चाहिए। महोदय, हमारा देश, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। महोदय, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसका प्रमाण सदन के सामने पेश करें। और हमारा देश यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में भरोसा रखता है, बिलीव करता है, डेमोक्रेसी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, और आप सदन में कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं। महोदय, ये यूनिटी और डाइवर्सिटी के खिलाफ है और ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये कन्नड़ बोलने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये तमिल बोलने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये भोजपुरी बोलने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और आपको इसकी निंदा करनी चाहिए, मैं कड़े शब्दों में
चाहता हूँ महोदय, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और 10% लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं। 10% लोग हैं महोदय जो लाखों में कमा रहे हैं। और मैं आप सभी के समक्ष पेश करना चाहता हूं महोदय, equality.com वेबसाइट है, उसने एक सर्वे किया था महोदय। जो भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें उसकी जो आबादी है उसमें कमाने वाले लोग कितना कमा रहे हैं महोदय, आश्चर्य होगा आपको जानकर। मंत्री जी सूट बूट पहन के आ रहे हैं, उनको सब भारत वाला नजर आ रहा है महोदय। अरे नहीं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आपने बिल में जिक्र किया है इसका। आप शेयर कर कीजिए। यस महोदय, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ equality.com की जो सर्वे है प्लीज महोदय, प्लीज कॉपरेट महोदय, आप सिर्फ चेयर का एड्रेस कीजिए। यस महोदय, equality.com की जो सर्वे है उसके मुताबिक इंडिया में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 30,000 रुपये महीना कमाते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो 10,000 12,000 महीना कमाते हैं। तो आप इस बिल के माध्यम से जो प्राइवेटाइजेशन का हम तो हमारे दो का जो एजेंडा ला रहे हैं आप, इसमें जो 30% है और जो 40% लोग हैं जो 30,000 कमाने वाले हैं, 12,000 कमाने वाले हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स लागू करना चाहते हैं आप इस विवेचन के माध्यम से, कोर्स को फीस बढ़ा रहे हैं आप, तो उन बच्चों का क्या होगा? आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं आप, हम तो हमारे ग्रुप में लगे हुए सिर्फ इस पे बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए महोदय। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना सोचे समझे किसी तरह का सर्वे किए बगैर इस तरह के कानून को जो है पेश किया जा रहा है, इस तरह के ड्राफ्ट को पेश कर दिया गया है सदन में महोदय। महोदय टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और 5+3+3 4 की बात हो रही है। अब महोदय दुनिया भर का इतिहास, दुनिया भर की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप देखिए, वहाँ पे क्या है महोदय कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मैं आपको सामने डाटा पेश करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो ले मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ महोदय। उसमें बताया गया है दुनिया भर का, मैंने एनालिसिस किया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दुनिया भर में, वहाँ पे बच्चों को कम से कम 4 साल में स्कूल भेजा जा रहा है और यहाँ हमारे महोदय 3 साल में स्कूल भेज रहे हैं। मतलब दूध के दांत टूटे नहीं, आप आ जाइए स्कूल। और बोल रहे हैं कि हम प्रेशर कम करना चाहते हैं, हम एग्जाम व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, हम नए क्या बोलते हैं अवसर देना चाहते हैं। महोदय ये अवसर है 3 साल के महोदय, किसी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं, किसी तरह का सर्वे नहीं किया गया। 3 साल में अगर कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका मानसिक रूप से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर बात हुई है महोदय, इस पर बात होनी चाहिए महोदय। और टेक्नोलॉजी वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं महोदय, टेक्नोलॉजी महोदय जी महोदय, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कक्षा 6 से जो है टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर सिखाया जाएगा। ऐसे देश में जहाँ पर 70% लिटरेसी है, मान लीजिए अभी हाल फिलहाल का 70% लिटरेसी है, और गांव का जो आबादी है वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी ना के बराबर है। चलिए आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपने शुरुआत की, कम से कम टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिखाएंगे आप, लेकिन महोदय इसका जो दुष्प्रचार होगा, मानसिक रूप से जो प्रभाव होगा, जो इसके निगेटिव एस्पेक्ट है, उस पर आपने क्या किया? ये आप सदन में रखिए, बताइए, बिल में जिक्र कीजिए इसका, आप इसमें क्या कर रहे हैं महोदय? ये एक कंसर्न है महोदय। महोदय आखिर में हम इतना कहना चाहेंगे कि ये सो कॉल्ड नई शिक्षा नीति जो है, ये दरअसल हमारे दो का एजेंडा है, और ये आइसक्रीम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का ये एक नीति लाया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर आए और जमीनी स्तर पर सर्वे करके आए, चीजों को अच्छे से लाए। हम इसकी जो है कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं महोदय।
आपको मौका दिया जाएगा, अभी आपको समय दिया जाएगा। श्री साकिब आरफी, श्री साकिब आरफी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें मौका दिया। मैं एक बात कह दूं कि जिस तरीके से एक ख्वाब दिखाया गया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर उड़ेंगे, ठीक उसी तरह ये जो खाका पेश किया गया है, कागज की कहानी है जो 460 पेज में आपके पास पेश की गई है, आप उसे पास कर देंगे ये कहानी, तो शायद उसी तरीके से हमारे देश की जनता जो हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज पे उड़ रही है, हमारे देश का भी वो बच्चा हवाई जहाज पे उड़ लेगा। तो एक शेर तो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। हम रूबरू कराना चाहते हैं अपने देश की उस जनता से जो एनईपी में पूरी तरीके से सरासर झूठ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सामने बैठे हुए एमपीज हैं, उन्होंने कहा था कि 5+3+3+4 के गुणगान गा रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि आपके यहाँ मेंटल हेल्थ रेशियो 14% है अकॉर्डिंग टू 2015। तो आप बताइए कि अगर बच्चे को हम तीसरी पांचवी जो 3 साल के बच्चे होंगे, हम उनको पढ़ाएंगे और कहां पढ़ाएंगे, वो भी मेरी देन है जो 1975 में हमने ICDS लेकर के आया था। ICDS का फुल फॉर्म अगर पूछ ले अध्यक्ष महोदय तो इनको पता भी नहीं होगा कि ICDS क्या होता है। मैं बता अध्यक्ष महोदय सुनने का धैर्य रखें। ICDS कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी की याद में हम लेकर के आए थे। वहीं पर हमने जिसको आज ये नाम दे रहे हैं कि 5+3+4 का, वो आंगनबाड़ी कहा जाता है, जिसको बाल विकास आप कहते हैं। हमने वहां से शुरू किया था, वहां से हम पढ़ाते हैं। हम ये बोलते हैं कि 3 साल से हम आएंगे तो मेंटल हेल्थ रेशियो जो अभी हमारा 14% है, हम कहते हैं कि आगे आने तक ये 25% बढ़ जाएगा। जब आपका बच्चा मेंटली कमजोर हो जाएगा तो आगे आप हायर एजुकेशन तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो उसका रेशियो भी बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसमें महोदय। साकिब बस 1 मिनट और महोदय मैं बहुत सारी बातें जो बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू एनईपी, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले नॉर्थ आयरलैंड के अंदर 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। इंग्लैंड के अंदर 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। डेनमार्क के अंदर 6 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। आप कौन सा इसरो साइंटिस्ट 3 साल के अंदर बना देंगे? आप बताइए। आप महोदय बात करते हैं कि हमने वो कोडिंग सिस्टम 6 क्लास से लेकर के आ रहे हैं। आप लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। आपके अंदर, आपके सदन के अंदर अगर बिल कोई आता है तो आप अपोज करते हैं, तो नो का बोर्ड उठाते हैं, साइन बोर्ड, यस का साइन बोर्ड उठाते हैं। आप कौन सी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं? आप अपने देश के लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आपके देश के अंदर लैंग्वेजेस के ऐसे स्कूल हैं, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 119 लैंग्वेजेस खत्म होती चली जा रही है। आपके यहाँ डिपार्टमेंट है, उर्दू का डिपार्टमेंट है, वहाँ टीचर और स्टूडेंट मौजूद नहीं है। आपके यहाँ मैथिली के हैं, वहाँ भी नहीं है। आप बताइए कौन सी एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं? धन्यवाद। श्री तुफैल आलम। धन्यवाद महोदय, मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का। पहले मैं पक्ष के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ी पॉलिसी नहीं बनती, ठीक है? इसको आपको इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पहला बात इसमें बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बात की रीजनल लैंग्वेज, तो मैं लोकल लैंग्वेज की बात की इन्होंने, तो मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो हैदराबाद में रह रहे हैं, उनका ट्रांसफर होगा बिहार, वो उनके बच्चे यहाँ से रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के जाएंगे और उसके बाद बिहार जब जाएंगे तो उनका क्या होगा? वो वहाँ रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे। भाई मैंने सुन लिया, पहले आराम से सुन लीजिए, ठीक है? पहले सुन लीजिए, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद मुझे इस पॉलिसी को बनाने में सैंपल पे डाउट हो रहा है। ये जो सैंपल लिया गया है उस पर मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं जब जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ पे कई एचएम से पूछा कि क्या आपसे कुछ मांगा गया रिपोर्ट वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सभी स्कूल के लोग प्रिंसिपल ने यही बताया। तो मुझे सैंपल पे डाउट हो रहा, सैंपल पे इसलिए भी डाउट हो रहा कि इस कमेटी में 5 मेंबर थे। 5 मेंबर क्या किए कि 4 मेंबर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक्स थे और सिर्फ एक एजुकेशन तालीम से जो रखते हैं वो एक है। आप सोचिए, ये वही बात हो गई कि इंजीनियर को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए बोला जाए। दूसरी
बात है, इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं लोग कि इसमें इनरोलमेंट बढ़ेगी। इनरोलमेंट कैसे बढ़ेगी? आप स्कॉलरशिप खत्म करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप को अगर ड्राफ्ट को अगर आप पढ़ेंगे उसमें बताया जा रहा है कि ये स्कॉलरशिप को खत्म किया जाएगा, तो ये ड्राफ्ट पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरी बात है कि ड्रॉप आउट और इनरोलमेंट को मैं दोनों एक में करता हूँ। ड्रॉप आउट इनरोलमेंट में क्या होगा कि जब स्कॉलरशिप खत्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे इनरोल कम करेंगे। और ड्रॉप आउट, आप वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, बच्चे छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स में जाएंगे, वोकेशनल कोर्स में जाएंगे और वो अब खड़ा बनाना सीखेंगे, वो खाना बनाना सीखेंगे, वो लकड़ी का काम करना सीखेंगे, उनसे जो कुछ पैसे कमाएंगे। तो अगर वो पैसे कमाने लगेंगे तो उनका तालीम पे क्या असर होगा? वो पढ़ेंगे वो बच्चे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, उसका एनरोलमेंट कम हो जाएगा। बहुत एक मानने से 10 एक मिनट और इसमें एक चीज और बात कही है, सीसीई की बात कही गई है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात कही गई है। सर ये सरासरी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि हम लोग जानते हैं कि मेडिकल की तैयारी कोटा में होती है और उसमें कितने बच्चे जो वीकर सेक्शन के फैमिली के होते हैं वो पहुंचते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। वो उन्हीं के बच्चे पहुंचते हैं जो 35 से 40 हजार महीने कमाते हैं, और वो सीसीई जो इसको बढ़ावा देंगे। दूसरा सर एक लास्ट सर बजट की एक लास्ट बजट एक जीडीपी की एक लास्ट नहीं बोला 10 सेकंड में एक मिनट सर ये बजट की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैंने 6% बजट लेकर के आ रहा हूँ, जबकि पहले 4.5% बजट की बात कही थी, हर पॉलिसी में होती थी, और अभी तक 4.5% बजट होती है। लेकिन उसमें क्या किया कि ये लोग जो हमारे आंगनबाड़ी के जो 1.5% है उसको ऐड कर दिए और बोले कि हमने 6% बजट लेकर के आ गए। ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री इशरत परवीन, श्रीमती इशरत परवीन। श्रीमती इशरत परवीन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, ये 36 सालों के बाद आया है, जो कि 21वीं सदी का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें बहुत सारी कमी है। अगर इस कमी को गिनाया जाए तो शायद वक्त की किल्लत पड़ जाए और वो कमी खत्म ही ना हो। सबसे पहली कमी तो मैं इसमें ये दिखाना चाहूँगी लैंग्वेज प्रॉब्लम की, कि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो यहाँ का है इसमें जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखो बताया गया है कि आपको जो है प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा में एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो क्या अब मैं ये जानना चाहूँगी, अगर मातृभाषा में एजुकेशन दी जाए तो क्या बच्चे पहले तो 1 से लेके 5 तक या 5 तक वो मातृभाषा में इंग्लिश का कोई यूज ही नहीं होगा। जब इंग्लिश का यूज नहीं होगा तो डायरेक्ट वो 6 क्लास में जाने के बाद वो इंग्लिश कैसे यूज करनी है, तो फिर स्टार्टिंग से इंग्लिश कैसे पढ़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम मैं ये बताना चाहूँगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम एक दूसरा है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये कह रही है कि हम हिंदी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप हिंदी को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में ही एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु की सरकार खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि हम अपने राज्य में हिंदी को नहीं आने देंगे? तो आप बताइए, जब वो अपने राज्य में हिंदी को आने ही नहीं देंगे, वो इंग्लिश को प्रमोट करें, तो फिर कैसे ये प्रॉब्लम दूर होगी? और दूसरा प्रॉब्लम मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने कहा है विदेशी लैंग्वेज को यहाँ मान्यता दी जाएगी। अब उन्होंने उर्दू को विदेशी लैंग्वेज में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताइए, उर्दू तो यहीं पली बड़ी है, फिर उर्दू लैंग्वेज विदेशी कैसे हुई? अब मैं ये कहना आगे मैं दूसरा प्रॉब्लम गिनाना चाहूँगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है, फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आती है तो इंडिया में आने के बाद क्या हमारी यूनिवर्सिटी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ के आए, यहाँ के बच्चों को तालीम दे? दूसरी बात मैं ये एक मिनट में कंक्लूड कीजिए।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी का फी भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे को भी जो अमीर बाप के बेटे होंगे या जो अमीर जिसका खानदान अमीर होगा वही फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। और जो इसमें तीन तरह के तलबा आ जाएंगे। अगर कहा जाए तो 3 तरह के छात्र जो आएंगे तो वो उनको कैसे, यहाँ 3 कैटेगरी बढ़ जाएगी। एक तो बढ़ जाएगी जो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और एक है फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। तो आखिर इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो कैसे उसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद सर एक मिनट और मेरी एक और है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रॉब्लम है का जो है जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रॉब्लम जो बोल रहा है कि 4 साल का जो है 4 साल का स्नातक डिग्री कर दिया है। अब मुझे ये बताइए कि 4 साल तक के स्नातक डिग्री में जो किया गया, अगर जो बीच में कहा गया कि जो बच्चे अगर 1 साल के बाद अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको डिग्री मिल जाती है, 1 साल की डिग्री मिल जाएगी। अब मुझे ये बताइए अगर बच्चे को ऑप्शन दे दी जाए, एक मिनट धन्यवाद श्री शहनाज। अगर बच्चे को ऑप्शन दे दिया जाए तो बच्चे तो पूरे बीच में किसी न किसी कारण से पढ़ाई छोड़ ही देंगे ना, और वो कभी वो अपने घर का हाथ बटाने के लिए वो पढ़ाई छोड़ के वो कमाने चले जाएंगे। उनके पास ऑप्शन ना चाहेंगे ना, पहले तो उनके पास ऑप्शन था ना कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद महोदय। के सामने में जो है हम NEP 2020 जो पॉलिसी आई है और ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये गांधी वाली जो है पॉलिसी है और कह रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाली पॉलिसी है, इनकी नीयत अच्छी नहीं लगती है। इस पॉलिसी में जो है आपको ये बोलने में डर लगता है कि ये आपका महोदय 1986 वाली पॉलिसी जो थी उसमें क्या फाउंडेशन का चर्चा नहीं था। पहले जो है 4 साल तक का जो है बच्चे 4 साल का जो बच्चा हो जाता था वो आंगनबाड़ी में जाके पढ़ाई करते थे, अपने घर के बगल में अपने पड़ोसी के घर पे जाके वहाँ अच्छी तालीम दी जाती थी। ये स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं। और कोई 3 साल के बच्चा जो स्कूल जो जाएगा, कभी कभी उसके गार्जियन वगैरह बिजी हो जाते हैं, सड़क पे जो है दरिंदे कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, बच्चा का नुकसान पहुंचा देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? दूसरी बात महोदय, एक चीज ये बता देते हैं कि ये कहते हैं कि 70 साल से क्या किए, 70 साल से क्या किए आजादी से पहले, आपको याद है ये ऐसी सरकार है महोदय कि अंग्रेजों के आगे, ठीक है, घुटना टेकने वाली सरकार है, घुटना टेकने वाली सरकार है। माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप पॉइंट बोलिए। जी महोदय, वही बात बता दे रहे हैं, आपको याद दिला दे रहे हैं 70 साल से जो देश के अंदर IIT है, IIM है, MBBS है, किसकी देन है? बोलिए आप क्या किए अब तक, बताइए ना। देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाए हैं, देश के अंदर महोदय इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाए हैं। ये बेस क्वालिटी और बेस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महोदय प्लीज महोदय बोलने देते रहे, महोदय प्लीज प्लीज महोदय बोलने दे रहे हैं। धन्यवाद। आप बैठिए, मैं करिकुलम की बात कर रहा हूँ। इन्होंने सिलेबस जो इन्होंने महोदय इन्होंने जो पेज नंबर इनके 25 पे जो है धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य महोदय, तो 1 मिनट बोलने दिया जाए प्लीज महोदय। बोलिए जी। जब हम बात NEP की करते हैं तो सबसे पहले हम लोग की तरफ से यही होता है कि ये हाईली रेगुलेटेड नो फंडेड है।
अभी जो बजट पेश किया गया उसमें क्या हुआ देखते हैं हम, वहाँ पे भी 3% से भी कम हो गया। और यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप लोग, खास करके जो वो बैठे हैं, आप बात यहाँ कर रहे हैं हिंदी की। माननीय सदस्य आप चेयर पे एड्रेस कीजिए, आप चेयर पे एड्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जो बात करें 5 ग्रेड्स तक हम ये लोकल लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे बच्चों को, और वहाँ पे हम बोलेंगे मदर टंग। ओके, मदर टंग आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो जान ले कि आप जब वो बच्चा 5 क्लास तक जब वो लोकल लैंग्वेज पढ़ेगा, अगर वो मद्रास में पढ़ रहा है तो फिर वो अगर उसका मूवमेंट होता है तो वो फिर क्या पढ़ेगा? वो दूसरी लैंग्वेज पढ़ेगा। इंग्लिश की बात कहाँ पे है यहाँ पे? इंग्लिश की बात तो है ही नहीं, और यहाँ पे आप मोटिवेशन को पूरा डाउन कर दे रहे हैं बच्चे को। बच्चे का कोई मोटिवेशन ही नहीं है। वो जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स से जाके लड़ेगा, जब वो कॉम्पीट करेगा, तो वहाँ पे कहाँ जाएगा वो? इंग्लिश की तो कोई प्रायोरिटी ही नहीं है यहाँ पे। फॉरेन लैंग्वेजेस को दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश की कोई प्रायोरिटी नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें 6 क्लास से, वोकेशनल ट्रेनिंग 6 क्लास से आप देंगे, कोडिंग सिखाएंगे बच्चे को, जहाँ पे अपने मतलब इससे अपने जो उसके सब्जेक्ट है उसके नॉलेज है ही नहीं, आप कोडिंग सिखा देंगे। बस ये कहने की बातें हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मल्टीपल ट्रांस, ओके, नियत साफ होनी चाहिए, कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मल्टीपल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जिट की बात आप कर रहे हो, तो ये भी तो देखो वहाँ पे कि बच्चा सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए ही पढ़ेगा। फर्स्ट ईयर में जब वो ड्रॉप आउट कर जाएगा, सर्टिफिकेट का क्या काम? वहाँ पे उसे कौन जॉब देगा जब तक उसका 3 इयर्स का डिग्री कंप्लीट नहीं होगा? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। श्री यजदानी। महोदय, बोला गया गांधी जी के बारे में बोला गया, वोकेशनल कोर्स के बारे में बोला गया, कोडिंग के बारे में बोला गया, डिजिटल इंडिया के बारे में लोग बात कर रहे थे, और क्षेत्रीय लोग लोकल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, एग्जिट एंट्री की बात कर रहे थे, और बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ बोल रहे थे। और ये लोग को एक देश है, उस देश का लैंग्वेज को नहीं जोड़ा है, उस देश का नाम लेने में डरता है लोग। चाइना का जो चाइना जो है, चाइना आप चाइना लैंग्वेज चर्चा कीजिए आप। चाइना लैंग्वेज को, चाइनीज लैंग्वेज को बिल पे चर्चा कीजिए। चाइनीज लैंग्वेज में से शामिल क्यों नहीं किया गया है? चाइना से इतना डर क्यों है? चाइना से इतना डर क्यों है? चाइना को क्यों नहीं शामिल किया गया है? चाइना आज इंडिया में घुस रहा है, उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? उस पर बात होनी चाहिए सर। क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है सर, मीडियम एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रहा है सर, मदर लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है, मदर लैंग्वेज को बढ़ावा के बारे में बात हो रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर महाराष्ट्र में है, वो अगर सिर्फ तमिलनाडु में हो जाएगा तो बच्चे का क्या होगा महोदय? इस पर भी बात किया जाए। और ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज को ये लोग हटा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं कोई रूल ही नहीं है। अभी इंग्लिश इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है, और NCF 2005 के अंदर ये ग्लोबल लैंग्वेज है। महोदय, ये क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा एक ये है महोदय, इस बिल सर गवर्नमेंट स्कूल में जो है स्कॉलरशिप की बात आ रही है, स्कॉलरशिप को ये लोग हटा रहे हैं, स्कॉलरशिप को ये लोग हटा रहे हैं। स्कॉलरशिप OBC SC ST को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? इंटरमीडिएट के लोग कहाँ जाएंगे? इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? मदर टंग, और लोग बात कर रहे हैं कि जो मदर लैंग्वेज में जो बच्चों को ये तालीम दिया जाएगा, वो मदर लैंग्वेज में दिया जाएगा। वो सारा जो मटेरियल है वो नेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कितने % ये स्मार्टफोन है महोदय? एक उन्हीं लोग का डाटा है, उन्हीं लोग का डाटा कहता है 30% लोगों के पास स्मार्टफोन है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं महोदय। और इस बिल में जिक्र नहीं हुआ है, वो है वुमेन स्टडीज।
वुमेन स्टडीज का जिक्र क्यों नहीं हुआ है, इसका भी जिक्र होना चाहिए। जेंडर स्टडीज है, कल्चर स्टडीज है, स्टडीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र है ही नहीं महोदय। इसमें फंडिंग कहाँ से आएगा? टीचर की क्वालिटी है और टीचर की क्वालिटी है ही नहीं कोई टीचर में। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? रेगुलेटिंग बॉडी कोई नहीं है महोदय। और बात करता है 6th क्लास में वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद बोल रहा है बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद क्या करेंगे? तो बच्चे कुछ काम सीख लेंगे, कुछ बच्चे काम सीख लेने के बाद वो क्या करेंगे? वो जाकर के डिमोटिव हो जाएंगे। वो डिमोटिव होकर के महोदय एक मिनट में लेना चाहता हूँ महोदय। हम यहाँ मतलब कहाँ बोलेंगे महोदय? आप ही है तो बस क्या सुनने वाला? आप ही महोदय एक मिनट महोदय जो बच्चे महोदय 6th क्लास से लेकर के उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो डिमोटिव हो जाएंगे, वो पढ़ाई छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे बाहर। महोदय जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, सीमांचल के एरिया से हम आते हैं, बिहार के सीमांचल के एरिया के बारे में बात कहना चाहूँगा महोदय। वहाँ पे ऐसा हालत है जो बच्चे 9 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे वो बाहर चले जाते हैं। चाइल्ड लेबर को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें चाइल्ड लेबर आ रहा है महोदय। मैं एक शेर के जरिए कहना चाहूँगा कि बच्चे पंजाब चले जाते हैं, नन्हा सा फूल सा बच्चा जो होता है उनको स्कूल मदरसा में होना चाहिए था, वो बाहर की होटलों में कहीं पोछा लगाता है तो कहीं धान का बोझा उठाता है। महोदय एक शेर के साथ महोदय एक मिनट महोदय धन्यवाद माननीय महोदय कोई जाके पंजाब में चल रहा है, कोई जाके गुजरात में चल रहा है, कोई जाके पंजाब में चल रहा है, कोई जाके गुजरात में चल रहा है। वो मासूम सा बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है, वो मारा कहीं होटलों में लगाता है वो पूछा, कहीं होटलों में वो लगाता है पूछा, कहीं खेतों में वो उठाता है बोझा। गुजाया आता कर हंसी जिंदगानी, ये है सीमांचल की सच्ची कहानी, ये है सीमांचल की सच्ची कहानी। चाइल्ड लेबर को जो बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। श्रीमती सुमैया। क्योंकि वो बहुत छोटे हैं बच्चे, वो कैसे जा सकते हैं? जबकि एक आइडियल एज है बच्चों के स्कूल जाने की 5 ईयर। और ये पहली बात ये शिक्षा नीति लागू ही नहीं हुई है। कोई भी शिक्षा नीति लागू होने से पहले उस संसद में विचार विमर्श किया जाता है। रद्द हो गई और राज्य सरकार से कुछ विचार विमर्श हुआ है, कुछ राज्य के साथ मिलकर विचार करने से कुछ नहीं हो जाता। दूसरी बात कि हम यहाँ शिक्षा नीति की बात करते हैं और प्रमोट एजुकेशन की बात करते हैं, प्रमोट करने कि जब हम नीति का दस्तावेज ही तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम उसे कैसे संसद में देखकर बनाई जाती है। कोई भी नीति अगर बनाई जाती है तो राष्ट्र की अवस्था को देखकर बनाई जाती है, जबकि राष्ट्र की हालत अभी क्या है? पूरी तरह से हिंसा और घटना से का माहौल है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति क्या है? अभी सब कुछ तो प्राइवेट किया जा रहा है, बैंक, LIC, रेलवे सब बेचे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा को भी प्राइवेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट किया
भी चर्चा हुआ, इस बात की तरफ हमें मतलब ले जा रही है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस पर चर्चा हो रहा है। कुछ बात तो है साहब, कुछ बात तो है साहब जिस पर पूरी दुनिया इस पर चर्चा करने पर मजबूर है। अभी बातचीत हो रही थी कि हम 70 साल में जो ना कर सके हम लोगों ने उतना करके दिखाया है। 70 साल में जो हमने नहीं किया ना, आपने 7-8 साल में उसको खोखला करने का काम किया है। और उसके बाद में बातचीत चल रही थी कि एक चीज आप देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 18 बार सोशल वर्कर का इस्तेमाल हुआ है। आप सोशल वर्कर का मतलब बताएंगे, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं? आप 18 बार सोशल वर्कर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, इस पॉलिसी में आप 18 बार प्राइवेट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी आप इस पॉलिसी में बता दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? आपने बात की कि हम स्कूलों में खेल कूद का मैदान तक सब कुछ मुहैया कराएंगे। अभी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें स्कूलों में पानी पीने का तक मतलब अच्छा पानी नहीं आप दे सकते हैं, तो खेल कूद का मैदान आप कैसे देंगे? पहले जो बुनियादी चीज है पानी, बच्चियां अपने घर से, लोग अपने घर से पानी लाते हैं, उस पानी को पीते हैं। आप पानी नहीं दे सकते हैं तो तालीम आप कैसे देंगे? और उसके बाद में अभी जो फैजान भाई शुरू कर रहे थे कि मादरी जबान पर, मकामी जबान में तालीम होनी चाहिए। अगर गांधी जी इस वक्त होते तो उनके आंखों से खून, मतलब आंखों से उनके खून निकल पड़ते कि इस तरह की भी पॉलिसी में बात की गई है। आप सोचिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी आबादी है, 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर जबान बदलती रहती है। आपने उस तरह से कोई सिलेबस तैयार किया है? आपके पास सिलेबस है? 3 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। कंप्लीट कर रहे हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में यह बात कही गई है कि हम ग्लोबल सिटीजन जो हैं उनको करेंगे। आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान से खुद आप शहरियों को भगा रहे हैं, आप लोगों को कैसे ग्लोबल सिटीजन बनाएंगे? ये बात बहुत मतलब सोचने की बात है। आखिरी पॉइंट मैं कहूंगा कि इस पॉलिसी में कहा गया कि बोर्ड एग्जाम को मतलब आसान बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। आसान बनाने की बात की गई है। आप देखिए बोर्ड की हालत क्या है, नकल पे नकल होते हैं। यूपी में कहीं पकड़े गए, राजस्थान में कहीं पकड़े गए। बहुत शुक्रिया आपसे। श्री मासूम आलम। अस्सलामु अलैकुम सदन के अध्यक्ष और हमारे सामने बैठे हुए जनाब MP और हमारे साथ जो दर्शक जुटे हुए उन सभी को एक साथ सलाम कहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हम लोगों ने यानी हम तमाम आवाम ने पिछले 8 सालों से हमारे जो मौजूदा सरकार है उसको हम लोगों ने मौका दिया और हॉट सीट पे बैठाया, सूट बूट लगाकर आने के लिए दावत दिया ताकि देश को आइए और खाइए और लुटाइए, खुद भी खाइए, अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के साथ मिल बांटकर उड़ाइए और उसको अपने ही चीजों को बेचकर उसको प्राइवेटाइजेशन का नाम दीजिए। सबसे पहली बात, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। हम लोगों ने ये सुना है कि हम लोगों के जो पुराने के बुजुर्गों थे वो लोग ये चाहते थे कि हम लोगों की देश की शिक्षा ऐसी हो जो दुनिया में किसी भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और उसको अपनी लोहा बनवा सके। लेकिन मौजूदा सरकार अपनी फायदा और अपने कॉर्पोरेट घरानों के दोस्तों के फायदों के लिए हम लोगों के स्कूल को उसको अलग थलग नाम देके प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं ताकि ये दिखा सके कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया और हम इसीलिए अपने दोस्तों को स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी सब बेच रहे हैं। लो मजे करो। और स्पीकर महोदय,
मैं हमारे सूट बूट पहने हुए मंत्रियों जी से सवाल है कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे ये कुछ एमपीज लोगों ने बताया कि किसी भी बच्चों को पढ़ने के लिए 4 साल कम से कम होनी चाहिए। आपने 3 साल में ही उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्या बात है, कोई नई मंशा है क्या? धन्यवाद। स्पीकर महोदय, मुझे कुछ समझ दिया जाए, क्योंकि अच्छी बात लोगों को जल्दी हजम नहीं होती है। मुझे समय दिया जाए ताकि अपनी बातों को मैं कह सकूं। सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबल सिटीजन कहने की बात नहीं कर। एक बात कहिए, मुझे 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट मुझे चाहिए। सबसे पहले स्पीकर महोदय, मुझे 1 मिनट चाहिए बोलने के लिए, समय दिया जाए महोदय, मुझे समय दिया जाए। सबसे पहली बात, हमारे ही कुछ एमपीज ने सभा में मौजूद एमपी ने कहा कि स्कूल में, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे परमिशन लेकर 1 मिनट कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। 1 मिनट, 1 लाइन कंप्लीट करने दे मुझे, 1 लाइन कंप्लीट करने दे। सबसे पहली बात, हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि स्कूल में सब कोई टीचर ही बनना चाहते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, आप और हम उसी टीचर के बदौलत इस इदारे में या पार्लियामेंट में या देश के तमाम जगह में उसी टीचर के बदौलत पहुंचते हैं। उस टीचर की बेइज्जती नहीं, उस टीचर की इज्जत होनी चाहिए। धन्यवाद। श्री अब्दुल वदूद, मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मानव यूथ पार्लियामेंट को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम ये बिल मानव यूथ पार्लियामेंट में तो टेबल हुआ। इसको जहां टेबल होना चाहिए था, जिस पार्लियामेंट पे इस बिल को पेश होना चाहिए था, इस बिल को उस पार्लियामेंट पे पेश नहीं किया गया और चोर रास्ते से इस बिल को पास कराया गया। जिस वक्त कोरोना के समय जिस वक्त लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे और हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, लोग सड़कों पर जो है ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए थे और हमारी गवर्नमेंट ये बिल चोर रास्ते से पास करा रही थी, इसलिए मैं इस बिल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ हूं। दूसरी बात ये कि ये बिल जो पेश किया गया है 2015 से इस बिल की और इस ड्राफ्ट की तैयारी चल रही थी। स्मृति ईरानी जी 12th पास सबसे पहले आई और उन्होंने इस बिल के लिए जो है तैयारी शुरू की और इस बिल के 3 ड्राफ्ट अब तक आए जो 5-5 हजार पेजों पर मुश्तमिल थे और उन ड्राफ्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो मशवरे दिए गए थे, उन रिकमेंडेशन और उन मशवरों को डस्टबिन में डालकर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और मैं ये इल्जाम लगाता हूँ इस गवर्नमेंट पर कि ये पूरा का पूरा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से चुराया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से ये पूरा का पूरा बिल चुराकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पेश किया गया है और अब तक गवर्नमेंट इसका जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना को नहीं दे सकी है। तीसरी चीज ये कि इस पॉलिसी के जरिए से एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार जो है हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि इंटर एग्जिट सिस्टम है, इंटर सिस्टम है, तो आप ये बताइए कि आपकी नियति में ही में खोट है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद जो है एक स्टूडेंट को जो है सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, सेकंड ईयर के बाद जो है डिप्लोमा कोर्स देंगे, तो आप जो है कंपलसरी क्यों नहीं कर रहे कि हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है? आप इन सर्टिफिकेट्स के जरिए से लेबर फोर्स हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कंपनियों को लेबर फोर्स मुहैया कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे और आप कह रहे हैं कि ग्रेड रेशियो बढ़ाएंगे, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, तो जब हमारे बच्चे पैसों की कमी की वजह से एग्जिट करेंगे तो किस हिसाब से जो है रेशियो हमारा हायर एजुकेशन में बढ़ेगा? हमारा रेशियो जो है हायर एजुकेशन में कम होता चला जाए। थोड़ा सा और समय मुझे दे दीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर लूं। धन्यवाद। थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, कंक्लूड कीजिए, 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए अपनी बात। और तीसरी चीज ये कि इस ड्राफ्ट के अंदर कहा गया है कि हम 3.5 करोड़ नए टीचर्स को जो है नए टीचर्स हम जो है भर्ती करेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि जो पहले से पोस्टें खाली पड़ी हैं उन पोस्टों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? आप नए टीचर्स जो है आप भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन और सबसे अहम चीज कि आपके पास
नहीं है। हमारे जो टीचर्स मौजूद हैं उनको जो है उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है। आप नए टीचर्स को धन्यवाद। श्री शहनवाज आलम, जल्द करो। श्री शहनवाज आलम। धन्यवाद माननीय सदस्य। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नेता पक्ष से कि वो सवालों के जवाब दें, और जिनको भी सवाल पूछना है नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि अपनी तरफ से लोगों को सिर्फ हाथ उठाएं, और जिसको भी जवाब देना है उनसे अनुरोध है कि सिर्फ हाथ उठाएं। एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा। हाथ उठाइएगा, आपको मौका दिया जाएगा। सवाल करने के लिए हाथ उठाइएगा, आपको मौका दिया जाएगा। नेता से पक्ष से अनुरोध है कि पहले सवालों का जवाब दें। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें दोबारा मौका दिया। जो सवाल जो उधर से कुछ बातें की गई है, मैं सबसे पहले उसका जवाब दे देना चाहूंगा। बहुत सारी बातें उस साइड से की गई है। अध्यक्ष जी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। बेसिकली वो मुद्दे से भटके हुए थे। सबसे पहली बात माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको मौका दिया जाएगा। दिया जाएगा। माननीय सदस्य बैठे, आपको मैं आईना हूँ। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, मैं आईना हूँ। हाथ उठाइए। नो प्लीज। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही झूठ से की। लोग नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मैंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा है। मैंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा है, वो रिकॉर्ड पे है। मैंने हिंदी के प्रमोशन की बात की है। मैंने हिंदी के प्रमोशन की बात की थी, वो रिकॉर्ड पे है। प्लीज कोऑपरेट, वो रिकॉर्ड पे है। आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज कोऑपरेट। सदन जानता है। गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी का ये कोटेशन है, गांधी जी का ये प्रसंग है कि भारत को जोड़ने के लिए अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। मैं भारत को जोड़ने की बात कर रहा था, मैं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कह रहा था, बल्कि भारत के जोड़ने वाली भाषा की बात कर रहा था। ये सदन को मिसगाइड कर रहे हैं। दूसरी बात अभी एक माननीय सदस्य अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहूंगा कि अभी एरिज़ोना, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की बात हो रही थी। मैं माननीय सदस्य महोदय को बता देना चाहूंगा कि वो सबसे पहले गार्जियन फिलॉसफी और प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ ले। अगर वो उसे पढ़ लेंगे तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्हें समझ में आ जाएगी। वो एरिज़ोना की बात कर रहे थे ना, वो पढ़ ले, गांधी की फिलॉसफी पढ़ ले। अध्यक्ष महोदय अभी उस साइड से एक इल्जाम लगाया गया कि आप हमारे बच्चों के पास फलां चीज नहीं है, फलां नहीं है। क्या ये आप चाहते नहीं है कि गरीब घर का बच्चा भी कोडिंग सीखे? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा कंप्यूटर सीखे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे को इस क्लास में क्या गरीब का बच्चा कोडिंग सीखने का हक नहीं लगता है? क्या सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही कोडिंग सीखेंगे? ये सदन को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। प्लीज बैठे। ये इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो मुद्दे हैं वो गरीब विरोधी हैं। धन्यवाद। प्लीज धन्यवाद जी। जिसका सवाल करना है हाथ उठाइए जी। ठीक है, माइक कीजिए। उनके जो सवाल अभी तक आए हुए हमारे सदस्यों ने उसको नोट किए हैं, उसके जवाब देते हैं, उसके बाद सवाल करें। पहले ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, हम उसके जवाब हमारे सदस्य देंगे। ठीक है, सवाल लीजिए प्लीज। सवाल ऑलरेडी तो 4 आ चुके थे, उसका मौका दिया जाएगा। प्लीज सवाल लेने दीजिए। सवाल ऑलरेडी पहले से जो है, पहले जो रिलाइज कर दिया उसे सवाल लेने दीजिए प्लीज। माननीय महोदय साहब, सिर्फ 30 सेकंड आपके पास, सिर्फ सवाल दीजिए। जी माननीय महोदय साहब, मेरे पास में जो 4 सवाल है। सबसे पहली बात जो है,
इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया उसमें हमने जो है करिकुलम को जो है पेज नंबर 75 में जो है कैलकुलेट किया है। करिकुलम में जो है इन्होंने जो है हिस्ट्री हमारे देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी बातें होते हैं जो छिपाया जा रहा है और अपनी जो है और उसके बाद जो है दूसरी बात कि इन्होंने जो है माइनॉरिटी का जो है कल्चर जो अपना जो है तहजीब है उसको जो है यानी कि जो सिलेबस के अंदर से हटाया जा रहा है। तो ये हमारा ये पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल ये है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान एजुकेशन। इन्होंने जो है उसमें जो है ये जो है महिला एजुकेशन यानी कि वुमेन एजुकेशन की बात नहीं की है, ठीक है। उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, अनटचेबिलिटी है, ठीक। और एक और ठीक है महोदय साहब एक टीचर ट्रेनिंग की बात कर देते हैं। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो है मेरा एक सवाल है कि इन्होंने जो है टीचर ट्रेनिंग की तो बात तो की है लेकिन उसका फंडिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे स्कूल में बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है उसके शौचालय वगैरह का सही से बंदोबस्त नहीं किया गया है। महोदय साहब ये हमारी सवाल है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर महोदय, मैं एक बात बता दूं कि ये मानव यूनिट पैनल है, यहाँ पे कोई पार्टी लेवल की बात नहीं होनी चाहिए थी, मगर आप लोगों ने बहुत बात दीजिए और अभी अभी एमपी साहब के जो 4 सवाल आए हैं, हिस्ट्री, माइनॉरिटी, टीचर ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। आप बैठे अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको बता दूं कि आप संविधान को अगर मानते हैं ये विपक्ष में से है जो 40% का अध्यक्ष महोदय ये जानना चाह रहे हैं, एक शेर है असल में। अध्यक्ष महोदय एक शेर है, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है। अध्यक्ष महोदय सुनिएगा कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, विराम आईने पे लगाना है। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी और वो उन्हीं 40% मेंटल में से जिन्होंने साहब ने कहा